हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीआरटी एग्ज़ाम जो कि आपका 2023 में हुआ था। ठीक है, इसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने लाइव सेशन लिया था उसके लिए, बट उसमें वीडियो क्लियर नहीं थी। सो मैंने उसे डिलीट कर दिया, हटा दिया है और अब मैं इसे दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कोई इशू नहीं था, तो अगेन हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी एक भी मार्क्स इधर उधर हो। बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी लोग एस्टेट की तैयारी के लिए आए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस बहुत कम मिलेंगी, बट जितनी मिलेंगी उतनी सारी काम की होंगी। एक भी वीडियो आपको ऐसे ही नज़र नहीं आएगी। सो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी किन स्टूडेंट्स की? श्रवण बाधित, जिन्हें सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए यहाँ पे कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो देखिए, ओष्ठ पठन, होठों से लिप रीडिंग करना, तो ये तो उनके लिए फायदेमंद है ना। जो सुन नहीं सकते वो लिपसिंग कैच करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, संकेत भाषा, बिल्कुल, जो लोग सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। ब्रेल लिपि, आप सभी ने सुना होगा, ब्रेल लिपि तो अंधों के लिए यूज होती है, राइट। नेक्स्ट है गामक प्रशिक्षण, मोटर ट्रेनिंग, ये आपकी फिजिकली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो नहीं इसमें आपके सी और डी है। तो यहीं पे आंसर खत्म नहीं होता है, नीचे भी आपको ऑप्शन चेक करने हैं, और एग्जाम में भी आपको इसी तरह से नीचे भी अलग से ऑप्शन दिए गए, उन्हें चेक करना है। तो सी और डी आपका थर्ड में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हम आराम से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, बट एग्जाम में जब बैठे होते हैं वहाँ एग्जाम प्रेशर होता है, तो उस टाइम ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन भी नहीं वाला है, और मोस्टली क्वेश्चन नहीं वाले पूछे जाते हैं, और इसी वजह से स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैंने नहीं पढ़ा, तो ये नहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? तो देखिए, जब मैंने पीजीटी डिस्कस किया था आपके साथ, पीजीटी सीडीपी डिस्कस की थी, उसमें भी मैंने बताया था आपको ये, टीजीटी में भी बताया था मैंने आपको ये, और अब पीआरटी में भी आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आया है। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन कोहलबर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी थियरी डिटेल्ड भी है मेरी वीडियो मेरे चैनल पर, और इसको शॉर्ट्स में भी मैंने बता रखा है। तो देखिए, आप सभी को पता है 3 लेवल होते हैं, और इसके अंदर 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जो पहली स्टेज होती है, पहला लेवल होता है, उसके अंदर जो 2 स्टेजेस होती हैं, तो उसमें एक तो आपका होता है व्यक्तिवाद एवं विनिमय। ठीक है, और सेकंड आपका होता है आज्ञाकारिता एवं दंड। तो ये आता है आपका फर्स्ट लेवल के अंदर। सेकंड लेवल में क्या आता है आपका? सेकंड में आता है आपका सामाजिक अनुबंध, या फिर सॉरी, सेकंड में आपका आता है रूल्स रेगुलेशंस, आपके ये आते हैं। ठीक है, और आपका क्या आता है? गुड गर्ल एंड गुड बॉय, ये आपका आता है किसमें? सेकंड लेवल पे। और थर्ड लेवल पे आता है आपका सामाजिक अनुबंध। ठीक है, ये आपका थर्ड लेवल पर आता है। तो इसमें बात हो रही है आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो ये किस में आता है? ये आपका आता है अच्छे अंतर्व्यक्तिगत संबंध में। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन इज, ये थियरी
हर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इसको डिटेल में देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता? तो देखिए, अर्जित प्रेरक कौन से होते हैं? एक्वायर्ड मोटिव्स कौन से होते हैं? एक्वायर्ड मोटिव्स वो होते हैं जिन्हें हम सीखते हैं। क्लियर? जिन्हें हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, सॉरी, एक्वायर्ड मोटिव्स वो होते हैं जिन्हें हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, वो जन्मजात होते हैं। वो आपके होते हैं कौन से? एक्वायर्ड। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है? ये आपके एक्वायर्ड हैं। क्लियर? इन्हें आप सीखते नहीं हैं, ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो आपके एक्वायर्ड मोटिव्स होते हैं, सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताना है नहीं करता है। तो देखिए, वे जन्मजात नहीं होते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ एक्वायर की जा रही है, ठीक है, अर्जित की जा रही है, वो जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, वे सार्विक होते हैं, दे आर यूनिवर्सल। तो यही बात गलत है। ठीक है, फिर भी आगे ऑप्शन चेक करते हैं। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते। ठीक है, तो वो तो आवश्यक होते हैं। क्लियर? ये बात भी ठीक है। और उसके बाद वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ये दिया था आपका बीने ने। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा इसमें से एस्पेक्ट है आपका जो सृजनशील बच्चा है, जो आपका टैलेंटेड स्टूडेंट है, क्रिएटिव चाइल्ड है, उसको जो है कहीं ना कहीं उसको बाधित कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा है? तो कौन सा है? अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन करना। तो अपसारी चिंतन आपका क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है जो अलग अलग दिशाओं में बच्चे को सोचने का मौका मिलता है। तो इसके लिए तो ठीक है। क्लियर? सेकंड पे एक बार होल्ड करते हैं। थर्ड है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बिल्कुल, जितना बच्चा फ्री माइंड रहेगा, अपने विचारों को जितना वो एक्सप्रेस कर पाएगा, उतना उसके लिए ठीक है। ये बात भी ठीक है। नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन फॉर इनोवेशन। बिल्कुल, जितनी चीज़ें वो खोजेगा, इनोवेट करेगा, इनोवेशन करेगा, उतना उसके लिए ठीक है। तो सृजनशील बच्चा उसी को तो कहते हैं हम, ये सारे उसी के गुण हैं। बट दूसरे के विचारों को अनुरूपता के लिए जोर देना, ये गलत है। हम उस बच्चे को कहेंगे कि किसी और के अकॉर्डिंग उसको चलना है, तो ये बात जो है ठीक नहीं है। और पूछा ही हमसे नहीं था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? क्लियर? जो आर्मी अल्फा टेस्ट है आपका, ये आपका वर्बल टेस्ट है। क्लियर? बीने साइमन टेस्ट, टीजीटी में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ये भी आपका वर्बल टेस्ट है। और जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ये भी आपका वर्बल टेस्ट है। बट रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, ये आपका नॉन वर्बल है। ये एक सांस्कृतिक आपका परीक्षण होता है, तो ये आपका नॉन वर्बल होता है। क्लियर? और आंसर आपका इसमें सेकंड ही है। नेक्स्ट है, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, यहाँ पे क्लियर ही आपको दिखाई दे रहा है, कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार। तो देखिए, जब आपके टीचिंग के दौरान कोई भी आपका मूल्यांकन होता है, तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव। क्लियर? निर्माणात्मक कह सकते हैं उसे, रचनात्मक कहते हैं। ठीक है, अब समेटिव क्या होता है? समेटिव होता है आपका जो आपका एंड में लिया जाता है। क्लियर? निदानात्मक होता है आपका जो समस्या को पहचाना जाता है। क्लियर? मतलब किसी बच्चे को आपकी क्लास में आपने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में आपने देखा बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, तो आप उसको डायग्नोज करेंगे, आप प्रॉब्लम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, तो उसे डायग्नोस्टिक कहते हैं।
और व्यवस्थात्मक होता है सिस्टमेटिक तरीके से लेना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? फोर्थ। क्लियर? एट्थ है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? तो किस प्रकार का सीखना है? पावलोव की थ्योरी आपने देखी होगी, पावलोव की। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है कंडीशन। पावलोव किसकी बात करते हैं? कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन पर आधार है। ठीक है, इनसाइट थियरी आपकी कोहलर से रिलेटेड है। ठीक है, ये कोहलर, पावलोव और कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये बहुत सारे नहीं है, ये स्किनर, कुछ ही हैं ये 8-10 टॉपिक जो आपके सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इन्हें जरूर देखकर जाएं आप सभी। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था में के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए नहीं पूछा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो गैंगिस, बिल्कुल सोशलाइजेशन होता है इसमें, है ना। और एज ऑफ कन्फर्मेमिटी वो भी होती है, मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, एक दूसरे की बात को समझना, ये भी होता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होता है, ये सब होता है इसमें। प्लेज, हाँ, प्ले एज भी हम इसमें कह सकते हैं। वैसे बेसिकली इसको अगर हम बात करें प्री चाइल्डहुड की कहा जाता है, बट इसमें भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखिए पेडागोजी में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो क्लियर निकल जाते हैं, कंफ्यूजन होती है 2 ऑप्शन में। उन 2 ऑप्शन में से जो बेस्ट है ना, उसको चुनना इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपका टेस्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो क्लियर कट है ही। ठीक है, अब इन दोनों की बात है तो देखिए इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ट्रांजिशनल एज को हम कंसिडर किसी भी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपका किशोर अवस्था में आता है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो यहाँ पे नेगेटिवली इफेक्ट पूछ रहा है, वो नेगेटिवली कौन सा आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा? तो प्रैक्टिस, ये तो पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। इच्छा शक्ति, विल पावर, जितनी ज़्यादा आपके अंदर विल पावर होगी उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मोटिवेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग के लिए, बट फैटीग, थकान, ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप थकान फील कर रहे हैं तो आप सीख ही नहीं सकते। कोई आपके सामने ये कहता हो मैं तो 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं तो 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वो बेहद ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, बीच में चाहे 10 मिनट का, 5 मिनट का, कितनी देर का उसमें गैप जरूर लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे भी। तो देखिए जो आपके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है, और आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स को पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखिए जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हेरिडिटरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने आसपास देखे होंगे कि ये तो बिल्कुल पापा जैसा दिखता है, ये तो बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती है। क्लियर? तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल हो सकता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये भी बिल्कुल हो सकती है ना। इसका इसका दिमाग तो इसके पापा की तरह काम करता है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल्स आपने बिल्कुल सुने होंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं। अब बात आती है इन दोनों ऑप्शन की। अगेन 2 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कट अलग हो चुके हैं, अब 2 ऑप्शन आपके पास हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया, उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड, या फिर सॉरी हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। किसी चीज में जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, वही आपका एप्टीट्यूड होता है। कई जगह आपने सुना होगा, या फिर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो किसी इंटरव्यू में आपने कहते हुए सुना होगा कि ये मुझे ना आईपीएस नहीं बनना था, क्योंकि वो मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, है ना। उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो एप्टीट्यूड उनके अंदर नहीं था कि वो बन सके, आईपीएस बन सके, इसलिए आईएएस उन्होंने चूज किया।
क्लियर। तो एप्टीट्यूड वो चीज़ होती है और एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। तो जो एप्टीट्यूड है ये भी आपका हेरिडेटरी से हो सकता है, बट एटीट्यूड ये पर्सनल होता है। क्लियर। तो ये आपका नहीं है और यहाँ पे पूछा ही आपसे नहीं था, तो राइट आंसर आपका फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था। तो देखिए यहाँ पे दो टॉपिक रिलेट करते हैं, एक तो आपका मोटिवेशन और एक आपका थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट यदि आपने पढ़ा हो तो बिल्ली के सामने क्या रखा गया था, बिल्ली के सामने तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वो किस प्रकार का मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए क्या रखा गया था, कौन सा मोटिव उसके लिए यूज किया गया था, बायोलॉजिकल था, सोशल था, ठीक है, एक्सट्रिंसिक था या फिर आपका एनवायरमेंटल था। तो देखिए उसके सामने एक मांस का टुकड़ा रखा गया था और मांस का टुकड़ा उसके लिए क्या था, मांस का टुकड़ा उसके लिए उसकी भूख को मिटाने का एक एक मोटिव था, एक ऑब्जेक्ट था जिससे उसकी भूख शांत होती। ठीक है, और भूख आपका क्या है, भूख आपका एनवायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है, ना ही आपका बाह्य फैक्टर है और ना ही आपका सोशल फैक्टर है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जैविक फैक्टर है, जैविक मोटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था, तो वो जैविक मोटिव का यूज किया गया था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वो किसकी बात कर रहा है, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि उनके जो उपयुक्त सामाजिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो देखिए कॉपरेशन तो होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कॉपरेशन होता है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चे। सिंपैथी बिल्कुल होती है, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में देखिए डिफरेंस देखिए। सिंपैथी क्या होता है, सिंपैथी जब आप किसी को देखते हैं, कोई गरीब है या फिर कोई फिजिकली ठीक नहीं है, तो आप उसको देखते हैं, आपको उस पर दया आती है, हाय देखो बेचारे के साथ ऐसा हो रहा है, ये तो सिंपैथी होती है। एम्पैथी क्या होती है, जब आप उस दर्द को खुद फील कर सकें कि अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा लगता मुझे, बहुत बुरा लगता, वो एम्पैथी होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ये तीनों तो इस एज में होते हैं। ठीक है, बट ईगोसेंट्रिज्म, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वो सामाजिक व्यवहार, और ईगोसेंट्रिज्म जो है बच्चे का, वो उसका सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है, वो उसकी पर्सनल है ना। तो यहाँ पे तो सामाजिक पूछ रहा था, सोशल पूछ रहा था, और ये ईगो क्या है, ये पर्सनल है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, हाँ ये भी इसकी विशेषता है बट सोशल नहीं है, और यहाँ पे हमसे पूछा ही सोशल ही था। ठीक है, ये तीनों ही एस्पेक्ट सोशली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, सभी ने सुना होगा, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, वूम टू टूम होती है। सुना है आपने, पढ़ा भी होगा किताबों में, आपने डीएड की है, बीएड की है, तो जरूर आपने ये बात सुनी होगी। तो विकास की जो प्रक्रिया वो वूम टू टूम होती है। क्लियर। बट एस्टेट आंसर की में, एस्टेट ने क्या आंसर माना था, एस्टेट ने आंसर माना था इसको जन्म से मृत्यु तक, जबकि होता क्या है, गर्भधान से मृत्यु तक। तो देखिए इसमें कोई डाउट कोई शक नहीं है, बाद में इसका ग्रेस मार्क सभी स्टूडेंट्स को मिल गया था, लेकिन फिर भी अगेन ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप आंसर थर्ड को ही मानेंगे। ठीक है, वूम टू टूम, कॉन्सेप्शन टू डेथ तक, इसी को आंसर मानेंगे। बट अगर ऑप्शन में बर्थ टू डेथ है, ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप इसे मानेंगे। क्लियर। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको कि कौन सी कंडीशन में आपको किस आंसर को राइट मानना है। क्लियर। तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी थर्ड ही सही है। इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शन लगे थे और ऑब्जेक्शन के बाद निष्कर्ष निकला था, सभी को ग्रेस मार्क इसका दिया गया था। जिनका ये था उनको नहीं, जिन्होंने 3 और 4 को चुना था उन सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क यहाँ पे दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है,
कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? तो अगेन ये पूछ रहा है किसमें, चाइल्ड सेंटर्ड में और आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है और आपकी ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये क्या कहती है, ये यही तो कहती है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए हर तरह से, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। बच्चा एक्टिव है मीन्स वो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन अप्लाई हो रही है और बच्चा सेंटर में है, ठीक है, बच्चे को सेंटर में रख के सारे काम किए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली बच्चा ही बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है समस्या समाधान बच्चा ही है। लेक्चर, अब लेक्चर में क्या होता है, बच्चा यहाँ पे पैसिव हो जाता है, टीचर लेक्चर दिए जा रहा है, बच्चा बेचारा बैठकर सुने जा रहा है, तो वहां पे बच्चा पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो नहीं पूछा था, जैसे आपका आंसर यही है। फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल, तो बच्चा ही करेगा, एक्सपेरिमेंट भी तो बच्चा ही करेगा ना, तो यहाँ पे ही बच्चा एक्टिव है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सट्रिंसिक मोटिव। बाह्य अभिप्रेरक क्या होते हैं, बाह्य अभिप्रेरक होते हैं जब आपको किसी चीज का लोभ होता है, लालच होता है, जो बाहर से आपको मोटिव मिल रहा है ना, वो आपका बाह्य अभिप्रेरक होता है, ठीक है। बाहर की चीजों से आपको जो मोटिवेशन मिलता है, आप पढ़ाई कर रहे हो क्यों, आपको नौकरी लगनी है, नौकरी लग के पैसे कमाने हैं, ये क्या है आपका, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिव है। क्लियर। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये आपका इंट्रिंसिक होगा, ये आपका बाह्य नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाह्य पूछ रहा है आपसे ये, तो देखिए और क्या कह रहा है कि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब बाह्य नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इंट्रिंसिक आपसे पूछ रहा है। अप्रूवल, अनुमोदन, ऑब्वियसली बाहरी है ये भी, सत्ता, पावर, ऐसा करूंगा तो मुझे पावर मिलेगी, ये भी आपका बाह्य है। अचीवमेंट, ये भी आपका बाह्य है, बट रेस्ट, रेस्ट आपका इंट्रिंसिक है, ये आपको अंदर से फील आता है कि हाँ अब मैं थक गई या अब मैं थक गया, अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, ये आपका एक्सट्रिंसिक नहीं है। कोई कहता नहीं कि हाँ रेस्ट कर लो और आपके बॉडी बोल ही नहीं रही है रेस्ट करने के लिए, तो वो आपका इंट्रिंसिक होता है, क्या होता है आपका, रेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा ही नहीं था और यही नहीं है, इसलिए आंसर भी हमारा यही होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? तो यहाँ पे अगेन वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है वो, एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब कक्षा इंक्लूसिव है, मतलब हर प्रकार के बच्चे हैं वहां पे, ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं वहां पे, ठीक है, डिफरेंट नीड्स वाले, अलग अलग बच्चों की नीड्स है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? मल्टी सेंसरी टीचिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो अलग अलग तरह की वहाँ पे चीज़ें यूज होंगी, बिल्कुल ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग अगेन इंपॉर्टेंट है, पीयर ट्यूटरिंग, टीम टीचिंग, ये सारे ही एस्पेक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इंक्लूसिव क्लास के लिए और आपके डिफरेंट नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और अगेन नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर हम बात करें तो ABCD सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। 18th क्वेश्चन आपसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट्स शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको कौन सा कौन सी यहाँ पे शैक्षिक व्यवस्था आपको की जानी चाहिए, किसके लिए, प्रतिभा स्टूडेंट्स के लिए, प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए जब मैंने 2 दिन पहले TGT वाला डिस्कस किया था, तब भी उसमें इसकी बात हुई थी। वहां पे क्या पूछा हुआ था, वहां पे इसमें पूछा हुआ था कि मंदबुद्धि बच्चे यानी कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए कौन सा ठीक नहीं है, ऑप्शन यही थे, ऑप्शन यही थे कौन सा ठीक नहीं है। तो वहां पे भी आपका एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्या, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए तो होता ही एक्सेलरेशन है। क्लियर। तो देखिए कैसे ऑप्शंस के साथ खेला जाता है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आपको तीनों लेवल के प्रीवियस ईयर जरूर करने चाहिए। आप PRT के लिए जा रहे हैं
तो अकेला पीआरटी ना करें, टीजीटी भी करें और पीजीटी भी करें। और आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो पीआरटी भी करें और पीजीटी भी करें, और इसी तरह से पीजीटी वाले भी टीजीटी और पीआरटी ज़रूर उसके प्रीवियस ईयर लगा कर जाएं, क्योंकि उन्हीं के ऑप्शन में से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपने यहाँ पे देख लिया, जो टीजीटी वाला था उसी के ऑप्शन में से यहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्योंकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होता है ना तो उसको रेमेडियल टीचिंग की नीड होती है, ना उसको रीडिंग प्रैक्टिस की नीड होती है, और ना ही उसको स्पीच थेरेपी की नीड होती है। क्लियर? और यदि आप में से कोई स्टूडेंट पढ़ाता है किसी स्कूल में, तो वो बिल्कुल अच्छे से इस बात को रिलेट कर पाएगा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछते हैं, बट उनको बहुत कम नीड होती है उसी टॉपिक में से करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है। तो जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है, मतलब जब बच्चा खुद को ही डायरेक्शन देता है, वो क्या कहलाता है? तो अगेन वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो डिटेल में ही पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तीनों ही लेवल पे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर है। क्लियर? तो देखिए, ये किसकी बात करते हैं? ये सोशल स्पीच की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्लियर? एक्सटर्नल स्पीच की बात बिल्कुल नहीं करते, और इंटरेक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करते। ये बात करते हैं आपकी प्राइवेट स्पीच की, जब बच्चे आपस में अपने आप ही बोल बोलकर अपने आप को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, तो उसे इन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे खेलते हुए बातें करते हैं, नहीं इस टॉय को यहाँ रखना चाहिए, ये टॉय यहाँ रखना चाहिए। वो अपने आप को ही डायरेक्शन दे रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्राइवेट स्पीच कहलाती है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? तो देखिए, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो इसी से ही आपका आंसर क्लियर हो रहा है, बट फिर भी देखते हैं हम आगे। तो आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये पियाजे से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता अब की बार क्वेश्चन किसी और तरह से घुमाकर दे दे। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ जो बड़े होते हैं वो खेलते हैं, तो उसका जो टॉय होता है वो उसको छुपा लेते हैं कि ले गया कोई, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो 0 से 2 साल के बीच में ही ये चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती है कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने से आप चीज़ें हटाओ, उठाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसी एज में 0 से 2 ईयर की एज में ही बच्चा जो है बिल्कुल समझ जाता है कि हाँ, मम्मी ने ये चीज़ यहाँ छुपाई है, या फिर कोई नहीं लेके गया, वो चीज़ मम्मी के पास ही है। तो बच्चा रोएगा जब तक वो चीज़ उसको मिल नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ चुकी है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका? पियाजे का। नेक्स्ट है, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का ही यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो देखिए, संतोषजनक प्रभाव, जब किसी काम को करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, तो आप उस काम को दोबारा करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। अभी आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर एस्टेट आपका अच्छे खासे नंबर से, बढ़िया नंबर से क्लियर हो जाता है और तुरंत ही वैकेंसी आ जाती है, तो आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? तो उस काम को करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी रहेंगे और पूरा शिद्दत से, हर तरह से डेडिकेशन से आप उस काम को करेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये? तो ये किया गया था थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रभाव का नियम, ये है आपका थॉर्नडाइक का। और ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, मीन्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंज। बिल्कुल, विकास में फंक्शनल चेंज होते हैं। ठीक है,
डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल उसे अनुमान किया जाता है। जैसे कि एक कहावत आपने सुनी ही होगी, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा होके ये बनेगा, ये बहुत ज़्यादा बोलती है डॉक्टर बनेगी, सॉरी टीचर बनेगी। इस तरह से बच्चों को प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि विकास को प्रेडिक्ट किया जाता है। सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये किसने कहा? ये बिल्कुल गलत है। सभी बच्चों का विकास एक समान बिल्कुल भी नहीं होता है। सबका उनके एनवायरमेंटल फैक्टर पर, उनके हेरिडिटिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक समान बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बट सभी का एक समान होता है, ये गलत है और पूछा ही हमसे गलत था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता? तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, अगेन आपके जो मेथड्स हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। पीजीटी लेवल पे भी आया और टीजीटी लेवल पे भी आया, और टीजीटी लेवल पे भी तो आया भी विराम विधि वाला ही था। तो इन्हें भी आप ज़रूर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक एक नंबर से एस्टेट रह जाता है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह वाले नंबर वो सेव कर पाएँ, अपने बचा पाएँ। तो विराम विधि होती क्या है? विराम विधि होती है जब आपका टीजीटी के क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें था, एक चैप्टर है, बहुत लंबा है और हार्ड भी है, तो वहां पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? तो वहां पे था विराम विधि यूज करनी चाहिए, कि विराम विधि में क्या होता है कि आप रुक रुक कर उस काम को करते हैं। थोड़ा सा कर लिया, ठीक है, थोड़ा गैप दिया, फिर उसको स्टार्ट कर दिया, फिर गैप दिया, फिर स्टार्ट किया। क्योंकि जब चैप्टर लंबा है, लेंदी है, मुश्किल भी है, तो एक बार में तो नहीं होगा ना, तो वहां पे विराम विधि यूज होती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके महत्व को कौन सा इंगित नहीं करता है? सीखने में थकान नहीं होती, ये बात तो ठीक है, सीखने में थकान नहीं होती। सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक ऊबता नहीं आती है, बोर नहीं होते हैं आप, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं, मतलब आपकी जो मेमोरी में चीजें इकट्ठी नहीं होती हैं, टिकती नहीं है, आप भूल जाते हैं उन चीजों को। तो ऐसा तो बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये बात यहाँ पे गलत है और पूछी ही गलत थी, तो आंसर आपका क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? अगेन नहीं पूछा है। तो देखिए, निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन। वर्णात्मक, डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल ऐसे टाइप क्वेश्चन होते ही डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है, उन्हें डिस्क्राइब करना होता है। एनालिटिकल, बिल्कुल वन वर्ड में तो आप उसका एनालिटिकल नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। क्रिटिकल क्वेश्चन, बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन की आप एक वर्ड में, वन वर्ड में उसकी आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। रिकग्निशन, ये ही आपका आंसर है। कैसे? रिकग्निशन से मतलब है यहाँ पे, जैसे आप यही देख लीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन थे, आपको एक आंसर रिकॉग्नाइज करना था, एक आंसर आपको पहचानना था, और वो आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टाइप हुआ? ऑब्जेक्टिव हुआ। और इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपके ऐसे टाइप बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो पूछा ही नहीं था। तो आपका थर्ड आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही यहाँ पे नहीं है। 25th क्वेश्चन आपसे कहता है, किस अधिगम नियोक्ता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए? किस अधिगम में? देखिए, भाषाई समझ के लिए प्रयास, ठीक है। वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। डिसलेक्सिया, इस पे होल्ड करते हैं एक सेकंड के लिए, बाकी ऑप्शन समझते हैं। डिसमैग्नीशिया, तो डिसमैग्नीशिया क्या होता है? डिसमैग्नीशिया ना एक टाइप का खनिज होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है ना, तो आपको एक डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। मांसपेशियों में जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका ये है, तो इसका तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। डिस्ग्राफिया, ये आपका लिखने से संबंधित है, तो यहाँ पे तो लिखने की बात हो नहीं रही है, ये ऑप्शन भी कट गया। डिसकैलकुलिया आपका मैथ से संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है, और यहाँ पे भी गणित की बात कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब बचा क्या? डिसलेक्सिया। जब पढ़ाई की मीन्स
जब आपकी भाषाई समझ की बात होती है या फिर आपकी वर्तनी की बात होती है, रीडिंग की बात होती है, समझने में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी डिसलेक्सिया में आती है। ठीक है, बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपकी डिसलेक्सिया के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है कि लर्निंग के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है? तो अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और वो आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी बात ठीक है। ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस है अधिगम उनसे होता है, हाँ ठीक है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, परमानेंट चेंज आपका क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए, मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग होती है, बट बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाए नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये किस एस्पेक्ट में ये पूछ रहा है आपसे, किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, वो बात देखिए। तो अधिगम परिपक्वता के कारण, यानी कि जो मैच्योरिटी से जो आपके बिहेवियर में परिवर्तन आते हैं उनसे लर्निंग होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, मैच्योरिटी से आपके अंदर जो भी चेंज आते हैं, उस आपके बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उससे लर्निंग थोड़ी होती है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ आंसर यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे गलत है और पूछा ही यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट है, देखिए अगेन दो क्वेश्चन मिल गए हैं आपको मेथड से। ठीक है, लर्निंग मेथड से दो क्वेश्चन आपको देखने के मिल गए हैं, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए लर्निंग मेथड्स। एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, तो कौन सी विधि है? तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने बता दिया भागों में बांटकर सीखता है, बांटकर सीखता है, तो पूर्ण विधि में तो बांटेगा नहीं। ठीक है, एट द होल पे काम होता है। मैच्ड विधि में बिल्कुल नहीं बांटेगा। ठीक है, वहां पे ब्रेक लेकर वो सीखता है। अंश विधि में, पार्ट मेथड, ठीक है, पार्ट मेथड अंश विधि में यही आपका राइट आंसर है। अगेन आपका इंसिडेंटल, इंसिडेंटल भी आपसे पूछा गया था टीजीटी में, आई थिंक पीजीटी में। इंसिडेंटल होता है आपका जब किसी बिना किसी उसके, अगर हम बात करें, अब जब बिना किसी काम को करे ही वो काम आपको आ जाता है, उसे इंसिडेंटल कहते हैं। मतलब आपने उस पे सॉरी जब आप किसी काम के लिए एफर्ट नहीं डालते हैं और वो काम को आपको आ जाए, तो उसे इंसिडेंटल कहते हैं, बिना किसी मेहनत के काम आ जाए। ठीक है, वो इंसिडेंटल आपका, ये क्वेश्चन आया था आपका, आई थिंक टीजीटी में था, पीजीटी में था, बट आया था। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वो भागों में बांट कर सीखता है, तो ये आपकी यहाँ पे अंश विधि है, आपका पार्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये बात की थी आपके वाइगोत्स्की ने। ठीक है, एरिक्सन ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते, ना कोलबर्ग ना पियाजे, ये बात की थी आपके वाइगोत्स्की ने। तो देखिए, ये आपका बच्चा है, ठीक है, और ये जो काम उसको सीखना है, तो इस काम को यहाँ तक सीखने का जो आपका ये क्षेत्र है ना, इसे हम कहते हैं जेडपीडी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका कहलाता है जेडपीडी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था आपका वाइगोत्स्की ने। गैने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस गैने से क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी बना है, पीजीटी में भी बना है, और पीआरटी में भी आ गया। तो देखिए, सेम टॉपिक्स को उठाया गया है और वो वहीं से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीनों लेवल के प्रैक्टिस सेट करके जाना, प्रीवियस ईयर लगा के जाना। तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है इस तरह से, तो इन्होंने 8 एस्पेक्ट्स की बात की थी। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7, चलिए एक और बना देते हैं इधर 8। 8 की बात इन्होंने की थी। तो अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे सिग्नल लर्निंग। ठीक है, अगर आपने ये नहीं नोट कर रखे हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद आता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर आपका आता है सीक्वेंस लर्निंग, फिर आता है आपका वर्ड एसोसिएशन लर्निंग, फिर आपका आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका, एक लाइन बेवजह बना दी हमने, उसके बाद आता है आपका रूल लर्निंग, और फिर आता है आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपका प्रॉब्लम लर्निंग। तो जो पीछे टीजीटी में, आई थिंक पीजीटी में क्वेश्चन था, उसमें हाईएस्ट पॉइंट पूछा था कि हाईएस्ट क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आंसर था। बट इसमें यह पूछ रहा है संप्रत्यय अधिगम के पूर्व, यानी कि संप्रत्यय अधिगम से पहले कौन किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जो उससे पहले आ चुके हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आ चुके हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो किसकी आवश्यकता होगी, जो उसके बाद आएंगे। तो कॉन्सेप्ट के बाद कौन कौन आया, रूल लर्निंग आई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आई, यही आया ना। तो इनमें से ऑप्शन देखिए कौन सा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको रूल लर्निंग नियम अधिगम दिया गया है, सिग्नल और आपका डिस्क्रिमिनेशन ये तो पहले जा चुके हैं, और चेन लर्निंग होता ही नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, रूल लर्निंग। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन इज 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी आपने बिल्कुल, ये आई होप मैं ये आपको पता होगा, बट फिर भी इस श्रेणी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं, एवरेज में आते हैं। ठीक है, तो हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और इतना ही इस वीडियो में डिस्कस करना था। अगेन मैं दोबारा बता दूं आपको, ये सेशन मैंने लाइव लिया था, बट उसमें जो है वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, और मेरे पास दूसरा फ़ोन था नहीं, तो मैं उसको देख नहीं पाई। मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर था, सो सॉरी, मैंने उसको हटा दिया है, और इसलिए मैंने इसको दोबारा शूट किया है। तो अगेन वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।